नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना का राज्य है उत्तर प्रदेश, जिला है आगरा। 4 फरवरी 2023 को एक लड़की जो रामबाग स्थित प्रिया हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स थी, वो अचानक हॉस्पिटल ड्यूटी से गायब हो गई। रहने वाली वो लोहिया नगर की थी, आगरा में ही। घर वालों ने उसे तमाम ढूंढने की कोशिश की और जब उसका पता नहीं लगा तो 8 फरवरी 2023 को थाने पर जाकर उन लोगों ने यानी घर वालों ने लड़की की गुमशुदगी लिखवा दी। लड़की का नाम था प्रेमलता उर्फ पिंकी। हॉस्पिटल वाले भी परेशान थे और ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार वो कहाँ चली गई। जब 10 दिन तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक और 1 महीने तक कुछ भी पता नहीं लगा, चूंकि गुमशुदगी लिखी हुई थी इसलिए विवेचना भी नहीं हो रही थी। वकीलों ने राय दी कि तुम लोग थाने पर जाकर और ये कहो कि साहब बहुत दिन हो गए हैं, इसकी FIR कराई जाए और FIR अपहरण की धाराओं में दर्ज की जाए। पुलिस आनाकानी करेगी, लेकिन जब तक FIR नहीं होगी पुलिस हाथ पैर नहीं चलाएगी। यही एक सामान्य अवधारणा भी है। गुमशुदगी लिखवा दी, लोग परेशान हैं, रोज सुबह शाम चक्कर लगा रहे हैं। थाने से ये कहा जाएगा जाओ पता कर लो, कौन कौन दोस्त थे उनके यहाँ पता करो, कुछ क्लू बताओ, गाड़ी में तेल भरवा दो तो चलें हम अगले ज़िले तक जहाँ तुमको शंका हो रही है। भांति भांति की बातें थाने पर की जाती हैं। बहरहाल करीब 20 दिन बाद यही कोई 28 फरवरी के आसपास घर वालों ने पुलिस पर दबाव बनाया। स्थानीय जो नेतागिरी करने वाले लोग हैं उनको ले गए, कहलवाया सुनवाया और 28 फरवरी 2023 को पिंकी के गायब होने की गुमशुदगी को तरमीम किया गया अपहरण की धाराओं में। बहरहाल पुलिस ने छानबीन शुरू की। सबसे पहले मैनुअल इंटेलिजेंस के लिए बार बार पुलिस प्रिया हॉस्पिटल में जाती थी, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। प्रिया के CDR को खंगाल लिया गया, लेकिन कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जो बार बार बात करता हो, जिसके बारे में जो सामान्य ट्रेंड होता है बात करने का, और पुलिस उससे अंदाज लगा लेता है कि पुलिस उससे अंदाज लगा लेती है कि इस महिला या पुरुष का किसी से अंतरंग संबंध है। रात में 2 बजे तक बात करना। हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी कि उसकी इंटरनेट की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। बहुत जल्दी उसके इंटरनेट के पैकेजेस एक्सपायर हो जाया करते थे, बार बार रिचार्ज भी होते थे। कंपनियों से पुलिस ने डिटेल खतो किताबत करके ये जानने की कोशिश की कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लॉगिन इसने कर रखा था। बहरहाल लंबी प्रोसेस है, उसके आने में समय लगा और फिर मैनुअल इंटेलिजेंस कलेक्शन हॉस्पिटल से शुरू हुआ। हॉस्पिटल के लोगों ने ये बताया कि साहब ये अक्सर दोपहर के समय या शाम के समय कहीं चली जाती थी, घंटे 2 घंटे बाद आती थी। साथ की जो स्टाफ नर्स और उनकी सहायिकाएं थीं, उन्होंने भी ऐसी ही कुछ बात बताई।
कुछ स्पेसिफिक डेट्स भी धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन करने वाले को पता लगी। बहरहाल सीडीआर से उस स्थान का लोकेशन जब लिया गया तो ये पता लगा कि वहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही कांशीराम आवास योजना के खाली पड़े कमरे, खाली पड़े आवास पड़े हुए हैं। हर जिले में लगभग ऐसी योजना के उस ज़माने में आवास बने थे। कुछ कंप्लीट हैं, कुछ इनकम्प्लीट हैं। चारों तरफ से बाउंड्री है, 2 मंजिले और 3 मंजिले इस तरह के मकान बने हैं। लेकिन क्यों खाली हैं ये संबंधित अधिकारी ही बता पाएगा। मैंने भी अपने 2022 तक के कैरियर में जिस जिस ज़िले में मैं गया वहाँ अच्छी खासी बड़ी बिल्डिंग 2-2, 3-3 माले की खाली पड़ी हुई मिली और लोगों ने बताया कि साहब ये कांशीराम आवास योजना की है। और ज़्यादातर इनके कमरों में लोगों ने टाइम पास के लिए कहीं शराब पीने का, कहीं जुआ खेलने का, कहीं कुछ लेबर लोग बिना किसी ऑथराइजेशन के ही उसमें जाकर रहना शुरू किया था। पुलिस ने उस कांशीराम आवास योजना में जो लोग भी मिल गए सारे ही ऑलमोस्ट इल्लीगल थे। उनसे जानने की कोशिश की कि क्या ये लड़की या ये महिला जो स्टाफ नर्स में थी वो यहाँ आया करती थी। काफ़ी पूछताछ के बाद ये तय पाया गया कि कभी कभार हफ्ते में 2-3 दिन 2 दिन वो यहाँ आती थी। लोगों ने बताया कि एक सेकंड फ्लोर पर एक आवास, एक फ्लैट है इसी योजना का जिसमें ताला बंद है और अक्सर उसी में वो आया करती थी। पुलिस उस आवास तक पहुंची, उसके ताले को तोड़ा गया। भीतर एक अदद गद्दा चद्दर और कुछ खाने पीने के सामान, कुछ वो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स और तमाम जैसे गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। कभी सफाई करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन उसमें रिहाइश ज़रूर होती रही है। धूल गर्दे से ये पता लगा कि पिछले 3-4 महीनों से ये इस्तेमाल नहीं हुआ है। पुलिस को इसी में कुछ कागज के टुकड़े मिले और ये कागज के टुकड़े और अखबार के टुकड़े जिसमें कभी कभार कोई सामान पैक करके लाया गया है वो हाथरस के निकले। तो पुलिस ने ऐसे नंबर्स जो कभी 1-2 कॉल जिसमें फंसी हो और जिसकी लोकेशन हाथरस आ रही हो उनको पॉइंट करना शुरू किया, उनको छांटना शुरू किया और धीरे धीरे एक नंबर पर उन्होंने ज़ीरो इन किया। तो ये पता लगा कि ये नंबर शेर सिंह, रोहित उर्फ शेर सिंह का है। नंबर बंद था और ताज्जुब की बात ये नंबर 4 फरवरी से बंद था, जिस दिन लड़की के गायब होने की बात उनके घर वालों ने बताई। ये स्पेसिफिक लीड मिली या स्पेसिफिक रिलेशन मिला कि इस नंबर से इस महिला का जरूर कोई न कोई वास्ता है। एक टीम भेजी गई हाथरस में और शेर सिंह उर्फ रोहित को ढूंढा गया। पता लगा कि उसके घर में ताला बंद है, घर में कोई था भी नहीं। बताया गया यहाँ उसकी पत्नी और एक बच्चा रहता था, लेकिन पत्नी भी काफ़ी समय से छोड़कर भाग गई थी। ताला बंद है और ये भी पता लगा कि ये आगरा में कहीं नौकरी करता है। इसका मतलब बात कहीं न कहीं समझ में आने लगी। पुलिस ने वहाँ से पत्नी आसपास की दुकानों से जहाँ घरेलू सामान लिए जाते हैं वहाँ से पुलिस ने शेर सिंह की पत्नी का नंबर थोड़ा प्रयास किया तो मिल गया।
कहीं दूध वाले का, कहीं जो राशन वाले का, सब जगह की कहाँ कहाँ से यहाँ रहने वाले लोग हाथरस की उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में कहाँ से अपना सामान लेते हैं, ये ढूंढते ढूंढते पुलिस वहाँ तक पहुँची और नंबर उसका मिल गया। नंबर मिला, नंबर एक्टिव था। पुलिस ने उसकी पत्नी से बात की और उससे पूछा कि शेर सिंह कहाँ है। पत्नी ने फौरन बताया कि मेरा कोई संपर्क नहीं है, मैंने उसे छोड़ दिया था, छोड़ने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली, जिससे शादी की उसका भी अपनी पत्नी से तलाक हो गया था। हम दोनों लोग हैप्पीली रह रहे हैं, हमें कृपा करके न छेड़िए, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। खैर, पुलिस उसके घर तक गई और पति की उपस्थिति में बातचीत शुरू की। थोड़ी देर में ये बात तय पाई गई कि उसका पिंकी से ही अवैध संबंध था। उसने बताया कि रामबाग में जो प्रिया हॉस्पिटल है उसकी किसी नर्स से उसका संबंध था। मैं आज ही जा गई थी, लोगों ने मुझे बताया, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया। मैं 3 बार गई भी, मैंने समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन उन्होंने घर पे पैसा देना बंद कर दिया। उन्होंने बच्चे की परवरिश के लिए जो कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो देनी बंद कर दी और सारा पैसा इसी पर लुटाते रहे। पत्नी से पूछा गया उसका हुलिया, उसका बाकी चीज़ें, तो वो एग्जैक्टली पिंकी से मैच कर गया जो उनके घर वालों ने गुमशुदगी में लिखवाया था। और पत्नी से ही उस समय का, जब वो छोड़ के गई थी, उस समय का मोबाइल नंबर भी पुलिस को मिल गया। पुलिस ने नए सिरे से सीडीआर खंगालनी शुरू की शेर सिंह की, रोहित और शेर सिंह की। खंगालते खंगालते पुलिस को उसका नया नंबर भी मिल गया। देखिए, नया नंबर मिलना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। सिंपल सी बात है कि उस समय जिन लोगों से, यानी बी पार्टी से, वो ए पार्टी है तो बी पार्टी जितनी हैं, जितने नंबर हैं, वो तो सामान्य कांटेक्ट के नंबर हैं। सपोज करिए उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया, फेंक दिया, तोड़ दिया, पानी में बहा दिया, लेकिन कांटेक्ट तो अपनी जगह ही हैं। जब भी वो नया नंबर लेगा, अपने कांटेक्ट से जरूर बात करेगा, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद। थोड़ी मुश्किल जरूर हुई, लेकिन पुलिस को उसका नया नंबर मिला। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में 5 महीने लग गए। 5 महीने लग गए पुलिस को पिंकी के बारे में पता करने में और उसके साथ क्या हुआ होगा ये अंदाज़ा लगाने में। बहरहाल, शेर सिंह का लोकेशन पता करते करते अचानक उसने वो सेकंड मोबाइल जो उसने नया लिया था वो भी बंद हो गया, यानी उसका सिम भी बंद हो गया। पुलिस ने जब उसको जब वो बंद हुआ था उसके पहले के सीडीआर्स के नंबर खंगालने शुरू किए तो पता लगा कि एक और नंबर नया मिला है जो पिछले 1-1.5 महीने से उससे लगातार कांटेक्ट में है, जो कि चल रहा है। पुलिस ने बिना समय गंवाए उस मोबाइल को फिजिकली ट्रैक किया। वो एक महिला का नंबर था। महिला से पूछा गया कि ये शेर सिंह और रोहित तुमसे इतनी लंबी लंबी बातें कैसे होती हैं। बहुत समय नहीं लगा, हरियाणा पुलिस ने साथ दिया। थोड़ी देर में वो महिला टूट गई और महिला ने बताया कि मेरे उनके संबंध हैं, हम लोग जल्दी ही शादी करने वाले हैं। शादी की डेट वेट भी कुछ निकल गई है और बस सब लोगों को इकट्ठा करके हम लोग यहीं पर कहीं शादी करेंगे।
ये पूछने पर कि कहाँ गया है, उसने कहा किसी फैक्ट्री में काम करता है, शाम तक वो घर पर आ जाएगा। पुलिस ने शाम तक का इंतज़ार किया और फिर सोनीपत से ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उसे वापस आगरा ले आया गया, कमला नगर थाने में। पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में उसने फिर, जब पुलिस वहाँ तक पहुँची गई, 5 महीने बाद पहुँची, तो उसे समझ में आ गया कि पुलिस के पास ज़रूर कुछ न कुछ होगा, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए उसने सीधे सीधे बताना शुरू किया। उसने कहा कि वो प्रिया हॉस्पिटल के पास के ही एक होटल में काम करता है। आते जाते पिंकी से उसकी मुलाकात हो गई। वो नर्स थी। हम लोग मिलने जुलने लगे। मुझे प्रिया की एक कमजोरी का पता लग गया कि प्रिया पैसे की बहुत लालची है। मैंने फौरन उसे गिफ्ट देने शुरू किए। चूंकि उसने साफ मना कर रखा था कि हॉस्पिटल में कभी मत आना, अगर तुम आओगे तो लोग पहचानेंगे, पहचान के फिर तुम्हारे बारे में मेरे घर वालों को बताएंगे, हमारा तुम्हारा मिलना जुलना बंद हो जाएगा। लिहाजा वो लोग वहाँ से वही 2 किलोमीटर दूर काशीराम योजना के खाली पड़े फ्लैट्स में एक फ्लैट में अपने मित्र के माध्यम से ताला बंद कर दिया। एक अदद गद्दा, चद्दर और तकिया वहाँ रख दिया। पानी पीने की कुछ बॉटल्स वहाँ पे रख दी कि कभी अगर जाना हो तो नीचे से पानी ला के उसमें रखा जा सके। और फिर रेगुलर वो उसी काशीराम आवास योजना के फ्लैट्स में मिलते रहे। धीरे धीरे पिंकी ने दबाव बनाना शुरू किया। लगभग आधी सैलरी अपनी, जो भी वो अपने काम काज से इकट्ठा करता था, वो पिंकी ले लेती थी। फिर उसने इस पर दबाव बनाकर पोस्ट ऑफिस में अपने नाम से एक खाता खुलवाया और उसमें 50,000 रुपए जमा करा दिए। धीरे धीरे ये बिल्कुल कंगाली की हालत में पहुंच गया। उसने ये बताया कि इसी बीच में उसकी पत्नी को भी इस बात की जानकारी हो गई कि प्रिया हॉस्पिटल के किसी नर्स से या किसी महिला कर्मचारी से इसके संबंध हो गए, क्योंकि प्रिया कभी भी मुझे अपने घर हाथरस नहीं जाने देती थी। जब भी मैं जाने की बात करता था, वो कोई न कोई बहाना ऐसा बना देती थी कि मेरा वहाँ जाना रुक जाए, मैं वहाँ जा न सकूं। लेकिन मैं धीरे धीरे परेशान होने लगा। बिल्कुल उसने ऐसे चक्करों में बांध रखा था कि मैं उससे आज़ाद नहीं हो पा रहा था। गांव से भी ये खबर आ गई कि पत्नी ने घर में ताला बंद कर दिया और चली गई। फिर किसी दोस्त ने ये बताया कि वो चली ही नहीं गई, उसने शादी भी कर ली। एक तलाकशुदा आदमी, एक तलाकशुदा लड़का उसको मिल गया, उससे शादी कर ली और वो दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं। शेर सिंह ने बताया, इस सूचना से मैं और टूट गया, लेकिन मैं उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। एक दिन मैंने फाइनली ये डिसाइड कर लिया, अब मुझे हर हाल में पिंकी से छुटकारा पाना है। छुटकारा पाके आज़ाद होऊंगा, फिर दूसरा दरवाज़ा देखूंगा। पत्नी से भी हाथ धो बैठा, बेटे से भी हाथ धो बैठा। घर पे आना जाना बिल्कुल बंद हो गया, घर पे ताला लग गया और पैसा भी कुछ नहीं बचा। एक एक पैसे का हिसाब लेती थी। कभी कभार हम झूठ भी बोल देते थे कि अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कि यहाँ पैसा भेजना है, ये कह के नहीं कि इस बार तनख्वाह कम है, कम मिली है, ये कट गया है, वो कट गया है। तो वो उस पर्टिकुलर होटल में या मेरे काम करने की जगह पर पहुंच जाती थी और ये पूछती थी कि कितनी तनख्वाह इनको इस महीने में दी गई। प्रताड़ित करती थी। तो फिर मैंने ये झूठ भी बोलना बंद कर दिया। ऐसा उसने पुलिस वालों को बताया। उसने कहा
कि जिस दिन उसने तय कर लिया 4 फरवरी को, उस दिन पहले उसने दुकान से क्लोनोफिट नींद की गोलियों का 10 गोलियों का एक पत्ता खरीद लिया। आसपास चूंकि सारे लोग उसे जानते थे, ये दवा शायद प्रिस्क्रिप्शन पर मिलती है, लेकिन उसे आसानी से मिल गई। बाजार से 2 पाउच फ्रूटी के ले आया, दोनों में स्ट्रॉ डाल दिया। एक पाउच में उसने 8 गोलियां क्लोनोफिट की डाल दी। इसके साथ साथ वो पानी और कुछ खाने का सामान, कुछ बिस्किट, ये सब भी हमेशा की तरह, जैसे हमेशा मिलते समय ये लोग लाते थे, ले आया था। बताए गई टाइम पर पिंकी आ गई। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उसने यही कहा कि पहले फ्रूटी पी लो, ठंडी गर्म हो जाएगी। मैं फ्रिज से निकलवा के ले आया था, तुमने आने में देर कर दी। पिंकी ने और उन शेर सिंह ने, दोनों ने वो फ्रूटी, अपनी अपनी फ्रूटी पी ली। उसने ये भी बताया कि कहीं बदल न जाए या पिंकी उसको बदल न दे, तो दोनों स्ट्रॉ में एक स्ट्रॉ तो जो नेचुरली बेंड होता है, उसको ज़्यादा बेंड कर दिया था, जिसमें उसने पीस के क्लोनोफिट की गोलियां डाली थी, और दूसरे स्ट्रॉ को उसने बिल्कुल सीधा कर लिया था, ताकि गलती से या गलतफहमी से या जानबूझकर अगर वो बदल दिया गया हो तो उसे जानकारी हो जाए। लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। उसने जो मुड़ी स्ट्रॉ वाली फ्रूटी है, उसी से फ्रूटी पी, और बहुत टाइम नहीं लगा। नींद की गोलियां थीं, 8 गोलियां थीं, तेज गोलियां थीं, लिहाजा थोड़ी देर में ही वो गिर पड़ी। उसके अच्छी तरह बेहोश होने की का इंतज़ार किया, और जब लगा कि वो अच्छी तरह बेहोश हो गई है, तो उसका गला दबाकर उसे मार डाला। पिंकी का मोबाइल उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया, और मोटरसाइकिल से वहाँ से रामबाग के आगे यमुना नदी में बीच पुल पर जाकर उसे फेंक दिया, ताकि इसकी रिकवरी कभी न हो सके। उसके बाद वापस आया और वहाँ से शव को ठिकाने लगाने के लिए एक साइकिल और फावड़ा खरीदा। उसने फाउंड्री नगर चौकी के फैक्ट्री के नाले के पास झाड़ियों में साइकिल से गया, और वहाँ एक अच्छा लंबा चौड़ा गड्ढा करीब 4 घंटे में खोद दिया। चारों तरफ से झाड़ियाँ थीं और नाले के किनारे की थीं, लोगों का आवागमन बिल्कुल नहीं था, लिहाजा उसे इस गड्ढे को खोदने में कोई अड़चन नहीं आई। शाम के ढलने का इंतज़ार किया, और रात होने पर पिंकी की बॉडी को कंबल और बेडशीट में लपेटकर और उसकी गठरी बनाकर साइकिल के पीछे कैरियर में उसे बांधकर वहाँ से ले गया, और जहाँ उसने गड्ढा खोदा था वहाँ इत्मीनान से उसके शव को फेंककर और ऊपर से अच्छी तरह से मिट्टी डाल दी। दूर से ये जगह समतल न लगे, इसलिए झाड़ियों में टहनियाँ काट काट के, हरी टहनियाँ काट के उसके पूरे ऊपर लगा दी। ताज़ी मिट्टी के ऊपर उसे खोस दिया, ताकि वो बाकी जंगल की तरह ही कम से कम 2-4 दिन तो हरा भरा दिखाई पड़े। फावड़े को वहीं थोड़ी दूर आगे जाकर और घनी झाड़ियों में फेंक दिया, और साइकिल अपने भाई को दे दी। उसकी ये कथा सुनकर सब हैरान रह गए। पूरी पुलिस टीम ने उसको अपने साथ लिया और उसकी बताई हुई जगह पर गड्ढे की खुदाई की। गड्ढे की खुदाई करते ही पिंकी का पूरा शव, जो कंकाल में तब्दील हो चुका था, वो ऊपर निकाला गया। उसे सील किया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
डीएनए जांच के लिए उसकी सैंपलिंग भी कर ली गई कि ऐसा न हो ये फिर कोई झूठ बता रहा हो। हालांकि उसकी बताई गई दिशा, बताई गई जगह, गड्ढे की गहराई, किस तरफ सिर और किस तरफ पैर रखा था, ये सब पहले ही बता दिया था और खोदने पर सब कुछ वही पाया गया। फिर भी डीएनए की सैंपलिंग कराई जाएगी, ऐसा पुलिस ने बताया था। डीएनए की रिपोर्ट भी आ गई, वो पिंकी का ही शव था। पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई करते हुए कमला नगर पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब भेजी तो वहाँ 364 यानी अपहरण की धारा में दर्ज मुकदमे में हत्या की यानी 302 आईपीसी की धाराएं भी बढ़ा दी गईं और शेर सिंह उर्फ रोहित को जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, एक चीज़ जो हमारे किस्सा कोई परिवार में यंगस्टर्स हैं, लड़के हों या लड़कियां हों, उनको पता होगा, पुराने लोगों को कम पता होगा या नहीं पता होगा। आजकल बातचीत में एक शब्द बहुत प्रचलन में है, लड़के लड़की, प्रेमी प्रेमिका या ऐसे दो लोग जो आपस में पर्सनल बातें कर रहे हैं, संबंध चाहे जो हों, टाइम पास। जो एक दूसरे से नाराजगी में व्हाट्सएप की चैट डिटेल्स, स्क्रीनशॉट शेयर की जाती हैं फेसबुक पर और फलाने पे ठिकाने पे, गौर से देखिएगा। गुस्से में लिखे गए ये मैसेज, उसमें टाइम पास शब्द का ज़रूर जिक्र होगा कि तुमने मुझे टाइम पास समझा या तुम मुझे टाइम पास समझते रहे या मुझको टाइम पास समझ रखा है क्या। ज़्यादातर लड़कियां इसको यूज़ करती हैं और कभी कभी लड़का इम्प्रेस करने के लिए, तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हें टाइम पास समझता हूँ, इस तरह की बातें। बट ये शब्द ये बार बार रिपीट हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से कह लीजिए, दो यंगस्टर्स के बीच में, लड़का लड़की के बीच में। आज की घटना में भी यही हुआ। 2 साल से टाइम पास चल रहा था। देखिए, टाइम पास और लिव इन रिलेशन में बड़ा अंतर है। लिव इन रिलेशन आप सब जानते हैं, लड़का लड़की बिना शादी किए हुए एक साथ रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, एक कमरे में रह रहे हैं और पोज यही करते हैं कि वो हस्बैंड वाइफ, लेकिन कोई लीगल स्टेटस नहीं है। दोनों ही अपना अपना स्टेटस अनमैरिड या सिंगल लगाते हैं और टाइम पास कि दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन टाइम पास के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें इस्तेमाल किए जाने वाली लड़कियां ज़्यादा हैं। जानती भी हैं कहीं कहीं वो कि ये टाइम पास के लिए मुझसे बात करता है या मुझसे संबंध बनाता है या मुझे मार्केट ले जाता है मार्केटिंग कराने के लिए, लेकिन फिर भी वो टाइम पास का सब्जेक्ट बनी रहती हैं। तो इस आज की घटना में भी यही टाइम पास चलता रहा 2 साल से और पिंकी इसका फ़ायदा उठाती रही। पत्नी को जब ये पता लगा, उसने कोशिश की ऐसा रोकने के लिए। जब ये नहीं माना शेर सिंह, तो उसने भी बच्चा अपना लिया और वो वहाँ से चली गई। उसने भी अपनी दूसरी शादी कर ली। पता इसको भी लग गया, शेर सिंह को भी, कि मेरी पत्नी चली गई और उसने दूसरी शादी कर ली। पर शेर सिंह शादी में बहुत इंटरेस्टेड नहीं था। पिंकी उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी और दबाव बनाते बनाते उसकी जेब खाली कर रही थी। यहीं पर शेर सिंह को ये लगा कि पीछा छुड़ाओ और दूसरा दरवाज़ा देखो, कब तक इसे ढोएंगे। बहुत पैसा खा गई, पत्नी भी चली गई। उसने डिसाइड कर लिया और जब 4-5 महीने तक किसी को शक नहीं हुआ, पुलिस ने कभी पूछा नहीं, कोई फ़ोन नहीं आया,
किसी ने जानकारी लेने का प्रयास भी नहीं किया, तो उसने वास्तव में दूसरा दरवाज़ा देख लिया। एक लड़की से उसके पानीपत में संबंध हो गए और इसी लड़की के चक्कर में पुलिस को उसका लोकेशन भी मिल गया। मैं परिवार के लोगों से यही कहूँगा कि उनके घर में यंगस्टर्स, यंग लड़का लड़की हो, उनसे बिठा के मित्रवत बात करें, जानने का प्रयास करें कि उनके जो मित्र हैं, उनके जो दोस्त हैं, जिनसे उनकी अंतरंगता है, कहीं वो जो उनके संबंध हैं वो टाइम पास की कैटेगरी के तो नहीं हैं। लिव इन होंगे तो सबको पता लग जाएगा, लेकिन अगर टाइम पास के कैटेगरी में उनके ये संबंध हैं तो 2, 4, 6 महीने तो चलिए ये कह सकते हैं कि सब एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम शादी करने वाले हैं। लेकिन अगर समय लंबा हो रहा है तो अपने आप को लड़कियां और महिलाएं खासकर ऐसे टाइम पास से दूर कर लें, अपने आप को दूर कर लें, हट जाएं उससे, क्योंकि नुकसान 90% टाइम पास की टारगेट ऐसी लड़कियां और महिलाएं ही होती हैं। मैं ये बात बार बार तमाम ऐसी घटनाओं में जिसमें ऐसे टाइम पास में महिलाओं की जान गई है, ऐसे लिव इन में जिसमें महिलाओं की जान गई है, टारगेट महिलाएं ही होती हैं। इसलिए कृपा करके इस तरह के टाइम पास संबंधों से जल्दी अपने आप को अलग कर लें, वरना नुकसान आपका ही होगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।